नमस्कार दोस्तों। आपके पास आपकी जन्म कुंडली है जो आपकी पूरी लाइफ की पोटेंशियल को बताती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल आपका कौन सा एरिया जो है वह एक्टिव होगा, करियर का, पैसे का, मैरिज का, हेल्थ का, वेल्थ का, तो क्या सिर्फ जन्म कुंडली से देखना ही सही रहेगा? ऐसा तो नहीं है। यहीं से ताजिक कुंडली इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये ताजिक कुंडली होती क्या है? देखिए, ताजिक कुंडली को वर्षफल या वर्ष कुंडली भी कहा जाता है। यह जो कुंडली का निर्माण है ये बर्थ टू बर्थ होता है, यानी जिस साल आपका जन्म हुआ उसके जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है तो उस साल तक की इंटरप्रिटेशन इस कुंडली के जरिए की जाती है और देखा जाता है कि आपकी लाइफ में कौन सा जो एरिया है वह एक्टिव होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, क्या हमने जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसमें ईयर को चेंज करके अगर हमने हॉरोस्कोप को जनरेट किया तो क्या हमारा वर्षफल निकल कर आ गया या हमारी ताजिक कुंडली जो है वह बनकर तैयार होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताजिक कुंडली के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे इसमें जो देखा जाता है बेसिकली सन को देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय जिस डिग्री पर आपका सूर्य था, यानी सन की जो प्लेसमेंट थी उस डिग्री पर, तो वर्षफल में इसको चेक किया जाता है कि सन सेम डिग्री पर आपके बर्थ मंथ के आसपास कब आएगा। अब मान लीजिए आपका जन्म जो होता है वह 15 अप्रैल 1982 में होता है, तो हर साल अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के आसपास जो सन की डिग्री है वह सेम एरिया में, यानी कि सेम जो डिग्री पर जब सन का गोचर होगा यानी मूवमेंट होगी सन की, तो उससे उस हॉरोस्कोप का यानी कि ताजिक हॉरोस्कोप का निर्माण होगा। तो अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1982 है, तो ऐसे में क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है सूर्य जो है सेम डिग्री पर 15 अप्रैल 2026 या 2027 में आए, है ना। तो अगर हम अगले साल की बनाना चाह रहे हैं 2027 की या इस वर्ष की बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे, 15 अप्रैल 2026 को हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है, ये जो हॉरोस्कोप बनेगी इसमें डिग्री का बहुत ध्यान रखना होता है और एग्जैक्ट प्लेसमेंट देखनी होती है सन की, कि सन उस एरिया में कब ट्रैवल करेगा, जो है सन की ट्रैवल कैसे होगी, तो इस चीज़ को चेक करना होता है बेसिकली इसमें। तो अब क्या देखेंगे जी, सूर्य का जो ट्रांजिट है यानी सूर्य की जो पोजीशन है वह अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट एरिया में कब आएगा, ये जरूरी नहीं है जी 15 अप्रैल को ही आए 2026 में। इसमें आगे पीछे हो सकता है, यानी 14 अप्रैल को भी आ सकता है और तो और 16 अप्रैल को भी आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें उस हॉरोस्कोप का निर्माण करना है जो आपके पूरे साल के बारे में आपको बताएगी। अब देखिए, जो हॉरोस्कोप होती है, नॉर्मल जो कुंडली होती है जिसको हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी पर्सन का होता है, तो उसमें उस पूरे हॉरोस्कोप की पोटेंशियल के बारे में पता लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पोटेंशियल उस हॉरोस्कोप में बताई गई है वो पूरा जीवन ही चलेगी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक जो एरिया है वह ट्रिगर होता है या हम कहें कि एक्टिवेट होता है, हेल्थ का, वेल्थ का, फॉरेन का, आपके रिलेशनशिप का चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए इस ताजिक कुंडली का निर्माण किया जाता है। जब भी आप ताजिक कुंडली का निर्माण करेंगे तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है सन की आप जरूर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ताजिक कुंडली में आप वर्ष में देखेंगे कि कौन सा जो भाव है, जैसे कि हमारी हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं, तो उस समय ताजिक कुंडली के अनुसार आपका कौन सा एरिया, लाइफ का कौन सा पोटेंशियल है जो एक्टिवेट हो रहा है और जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा साल जो है वह उस ताजिक कुंडली पर निर्भर करेगा। इसीलिए किसी एक साल में किसी व्यक्ति की हम कह सकते हैं कि शादी हो सकती है और किसी एक साल में उसको जॉब लग सकती है, छूट सकती है, या फिर बिजनेस वह नया शुरू कर सकता है, डाउनफॉल को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ताजिक कुंडली से चेक की जाती हैं और ये ताजिक कुंडली ही बताती है कि इस साल
आपके साथ क्या सुखद और दुखद घटनाएं होने वाली है, कौन सा प्लैनेट जो है वह आपको अच्छे फल देने वाला है और कौन सा प्लैनेट और कौन सा भाव जो है वो नेगेटिव प्लैनेट की आस्पेक्ट में आ गया, यानी कि नेगेटिव प्लैनेट उसको परेशान कर रहे हैं और उस एरिया में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब हम कहाँ से देखेंगे? ताजिक कुंडली। तो हमारी जन्म कुंडली है और ताजिक कुंडली है, उसमें क्या डिफरेंस होता है ये बताती है। देखिए, जो जन्म कुंडली है आपकी, वह आपके बारे में क्या बताती है? लाइफ का आपका बेसिक पोटेंशियल बताती है, पर्सनैलिटी के बारे में बताती है, करियर पोटेंशियल बताती है, मैरिज पोटेंशियल बताती है, वेल्थ पोटेंशियल बताती है, फॉरेन कनेक्शन, मेजर लाइफ पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब व्यक्ति किस तरीके का जीवन व्यतीत करेगा, यह सब सारी बातें हमें व्यक्ति की जन्म कुंडली से पता लग जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम ताजिक कुंडली को बनाते हैं तो ताजिक कुंडली क्या बताती है? देखिए, इन वर्षफल और ताजिक कुंडली में डिफरेंस ऐसे ही देखा जाता है। ताजिक कुंडली में से देखा जाता है कि ये जो पोटेंशियल और ये जो एरिया है, इस साल कौन सा वाला जो एरिया है आपका वह एक्टिव होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में फॉरेन ट्रैवल का योग है, तो क्या वह जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या वह हर साल फॉरेन ट्रैवल करता रहेगा? ऐसा नहीं है। ताजिक कुंडली बताती है कि कौन से वर्ष में जो है व्यक्ति ट्रैवल करेगा और उसको ट्रैवल से क्या क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या हानि होने वाली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ताजिक कुंडली जो है वो आपकी जो नेटल हॉरोस्कोप है, यानी कि आपकी कुंडली है, उसका रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है जी। जो आपकी हॉरोस्कोप में लिख के आया है, यानी कि जो भी कमिटमेंट आपकी हॉरोस्कोप करती है आपके बारे में, आपकी पोटेंशियल के बारे में, इन एरियाज में क्या क्या चीज़ें आपको तरक्की मिलने वाली है, हानि होने वाली है, कैसे कैसे आपका जीवन जाने वाला है, तो ये सारी बातें हमें अपनी पर्सनल कुंडली से, है ना जी, उस कुंडली से पता लगती है। लेकिन जो ताजिक कुंडली होती है वह उस वर्ष में उस एरिया के एक्टिवेशन के बारे में बता रही है और आप उसमें जांच सकते हैं कि उस चीज़ से आपको लाभ या हानि होने वाली। जो ताजिक कुंडली है वह आपकी हॉरोस्कोप का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसको एक लेयर की तरह हम देख सकते हैं। जैसे हम जब हॉरोस्कोप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक एक लेयर हम खोलते हैं व्यक्ति की, है ना। किसी भी एरिया के बारे में जांचने के लिए उसकी एक एक चीज़ को पढ़ा जाता है, यानी कि उसका जो पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका बिजनेस कैसा होगा, उसका स्पाउस कैसा होगा, बच्चों से सुख उसे मिलेगा या बच्चों को वह सुख दे पाएगा, उसकी क्लाइंटेशन कैसी होगी, ये सब सारी चीज़ें ही आपको हॉरोस्कोप से पता लगती है। आपका घर वास्तु अनुसार होगा या नहीं, ये भी आपके हॉरोस्कोप ही डिसाइड करती है। ठीक है जी। तो हॉरोस्कोप से हमें मोटा मोटा ये चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन वह एक्टिव कब होगा? ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे की हॉरोस्कोप में चौथा भाव एक्टिव हो गया है। अब चौथा भाव जैसे मैंने बताया था आपको सुख भाव है और आपकी वाहन के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अब वाहन का सुख यदि बच्चे को मिलना है तो क्या होगा? ऐसे में क्या देखा गया है कि बच्चे को कोई साइकिल इस तरीके का सामान गिफ्ट कर देगा या छोटी सी कार गिफ्ट कर देगा। अगर चौथा भाव लग्जरी को भी डोमिनेट कर रहा है तो ऐसे में कोई जो है उसे रिमोट कार गिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है जी। एक्टिव होगा, अगर बच्चे के हॉरोस्कोप में हो रहा है तो वो टॉय के रूप में उसको मिल जाएगा, या फिर अगर बच्चा बहुत भाग्यशाली हुआ और कहीं ना कहीं जो 9th हाउस से या 10th हाउस से या सन से उसका कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे में उसका पिता भी जो है वह लग्जरी गाड़ी को खरीद सकता है या फिर घर को खरीद सकता है। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा तरीका है किस तरीके से हॉरोस्कोप को पढ़ा जाता है और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब जब भी आपने ताजिक कुंडली का निर्माण करना है तो किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है? देखिए, सोलर रिटर्न मूवमेंट, यानी सन की जो एग्जैक्ट डिग्री पर जो मूवमेंट होगी, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता ही रही हूँ कि 15 अप्रैल में किसी का बर्थ हो रहा है, लेकिन सूर्य का एग्जैक्ट मूवमेंट उस नेटल चार्ट में उस डिग्री पर जो हो रहा है वो मान लीजिए व्यक्ति का जन्म दोपहर का है। ठीक है जी, हम लगा लेते हैं 2:15 बजे का है। तो और जब वर्ष में हम देख रहे हैं तो सूर्य की मूवमेंट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शाम को 8:30 बजे हो रही है। तो अब
इसमें क्या चेंज हो जाएगा जी, इसमें जो आपका है टाइमिंग भी वह चेंज हो जाए। इस तरह हमने जाना कि ताजी कुंडली बनाते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखिए डेट का ध्यान रखना है, डेट ऑफ जो बर्थ का टाइम है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बर्थ प्लेस का ध्यान रखना है, ठीक है जी। और जो सोलर रिटर्न ईयर है ना, जो उस साल में सोलर जब उस एरिया में दोबारा से वापस आ रहा है, और रिटर्न लोकेशन यानी कौन से भाव में आ रहा है ना, जरूरी नहीं है जी उसी भाव में आए, तो रिटर्न लोकेशन भी देखना जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप किसी ताजी कुंडली का निर्माण करते हैं। देखिए अब इस ताजी कुंडली में जो लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलॉजर है उनमें मतलब मतभेद देखा जाता है। कोई जो है वह करंट प्लेस को लेता है जिस जहाँ पे व्यक्ति रह रहा है, और कोई जो है जहाँ पे व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको ही मान्यता देते हुए इस ताजी कुंडली का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं जिनसे उनको एक्यूरेसी मिलती है। तो मोटा मोटा हमें ये ध्यान रखना होता है जी, सन जब भी सेम प्लेस पे आएगा तो ही हमारी ताजी कुंडली का निर्माण हो। अब देखिए ताजी कुंडली और हमें क्या बताती है, देखिए ये बताती है कि इस साल में जो मेन स्टेज है आपकी वह क्या होगी। अगर ताजी कुंडली में 10th हाउस रिलेटेड थीम जो है वो स्ट्रांगली एक्टिव हो रही है तो इट्स मीन कैरियर इंपॉर्टेंट हो सकता है या कैरियर में चेंजेस देखे जा सकते हैं। और अगर 7th हाउस डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप में जो है इम्पोर्टेंस कुछ डिसीजन हो सकते हैं या आप कर सकते हैं। और अगर 12th हाउस डोमिनेट हो रहा है तो क्या देखेंगे, देखिए जी ऐसे में जब भी 12th हाउस डोमिनेट करता है तो ऐसे में क्या होता है कि 12th हाउस जो होता है वो आपके मोक्ष का भाव होता है, तो ऐसे में व्यक्ति आइसोलेशन में जा सकता है, ठीक है जी। फॉरेन कनेक्शन देखे जाते हैं 12th हाउस से, आपके एक्सपेंसेस खर्चे का घर है तो खर्चा यहाँ पे आपका ट्रिगर कर सकता है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है जी, रिट्रीट या रिलोकेशन जैसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे ताजी कुंडली में सिर्फ लग्न को देख के आप जो है वह डिसाइड करें कि जो प्रिडिक्शन है वह लग्न के अकॉर्डिंग करना है, तो ऐसा नहीं है जी। इसमें जो है लग्न लग्नेश, अब ये लग्नेश क्या होते हैं, देखिए लग्न में बैठा हुआ साइन, मान लीजिए आपकी लियो लग्न की हॉरोस्कोप है तो साइन यहाँ पे लियो है, और लियो का जो लॉर्ड है, लियो की लॉर्डशिप किसको मिली हुई है जी, सूर्य को। तो यहाँ पे सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी बैठा हुआ है तो सूर्य क्या हो गया, उस लग्न का लग्नेश हो गया, ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो हैवी वर्ड यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी तरह भावेश होता है, भावेश क्या होता है जी, उस भाव का ईश, और ईश कैसे देखा जाता है जी, उस भाव में बैठे हुए साइन से, यानी सेकंड हाउस का जो भावेश है यानी दूसरे भाव का भावेश। ये इस तरीके के टर्म जो हैं वह एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाते समय या पढ़ते समय यूज़ किए जाते हैं कि आपके चौथे भाव का जो भावेश है वह छठे में जाकर बैठ गया है तो अब यहाँ पे आपको जो सुख मिलने वाला है वह लोन से मिलने वाला है। तो इस तरीके की टर्म जो है वो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ की जाती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो मैं आपको और चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताना शुरू करूंगी कि आपने इसको पढ़ना समझना कैसे है, बुक की रीडिंग को भी समझना कैसे। लग्नेश क्या हो गया जी, लग्न, लग्न का ईश, लग्नेश, ठीक है। लग्नेश जहाँ पे बैठा है, जैसे मैंने बताया कि लियो लग्न की है, अगर लिब्रा की है तो आप शुक्र देखेंगे है ना, ठीक है। और शुक्र की प्लेसमेंट देखेंगे जी, आपके 12 भाव में शुक्र कहाँ बैठा जाता है। अब देखिए इसमें लग्न लग्नेश के अलावा वार्षेश, मुंथा, ताजिक के जो योग हैं वह किस तरीके के हैं, इन सबको भी एनालाइज किया जाता है। अब बात आती है जी मुंथा क्या होता है। देखिए मुंथा एक प्रोग्रेस्ड एनुअल पॉइंट होता है ना जी, सालाना एक पॉइंट होता है जहाँ हर साल एक साइन आगे मूव करता है, ठीक है जी। इसको और सिंपल कैलकुलेशन से मैं बता देती हूँ। लियो हमारी लगना का साइन है, तो जो एज 1 होगी यानी कि जब आपकी उम्र 1 होगी तो मुंथा कौन सा हो जाएगा जी, लियो से आगे छठा जो साइन होता है वह वर्गो होता है, और इसी तरीके से जब 7वां साइन जो मुंथा का होगा तो वह लिब्रा का हो जाएगा। सो ऑन 3 में जो है मुंथा आपका स्कॉर्पियो हो जाएगा,
ठीक है जी। इसी तरीके से ये क्रम जो है वह है आगे बढ़ता रहेगा, यानी 12 साइन की जो हमारा सीक्वेंस है उसी में मुंथा आगे चलता रहेगा। और हमें कहाँ से पकड़ना है जी? लग्न से पकड़ना है। लग्न लिब्रा भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लग्न का जो साइन है उसको एक एक साल हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमें मुंथा जो है वह साइन पता लग जाता है। देखिए इसमें जो फार्मूला जो है वह क्या यूज होता है, इसमें नेटल लगना और जो आपका कंप्लीट एज है उस दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको मुंथा का साइन पता लग जाएगा। लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया इसको भी आप जो है मुंथा को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मुंथा की एक्यूरेसी है वह ताजिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यानी आपको मुंथा साइन ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लस होके ही आपको एक अच्छे से जो आप एक हॉरोस्कोप को इंटरप्रेटेट कर पाए, यानी कि ताजिक कुंडली के बारे में बता पाएंगे। देखिए हमें मुंथा पता लग गया, ठीक है, हमें साइन पता लग गया इस एज में जो इस साइन में मुंथा आया हुआ है। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको हॉरोस्कोप में जांचना कैसे है, इसको कैसे देखते हैं। देखिए मुंथा किस हाउस में है, ठीक है जी। अब मान लीजिए जैसे आपका मुंथा जो आ गया है वह आपका लिब्रा आ गया है, तो अब लिब्रा साइन आपने चेक करना है 12 भावों में वह लिब्रा साइन कहाँ पे लिखा हो। अब इसी तरीके से मुंथा का साइन लॉर्ड देख लेना है ना। जैसे लिब्रा मैंने बताया आ गया है मुंथा आपका, और मान लीजिए लिब्रा जो है वह आपके 5वें भाव में आ रहा है, ठीक है, 2026 में। तो अब इस मुंथा का जो साइन लॉर्ड है, यानी अब लिब्रा में हमें शुक्र की प्लेसमेंट को भी देखना है कि शुक्र कौन से भाव में जाकर बैठ गया है। अब इसमें और क्या चेक करना है, देखिए हमें पता लग गया है कि मुंथा हमारा 5वें भाव में बैठा हुआ है। लिब्रा साइन जो है वह मुंथा को डिपिक्ट कर रहा है और मुंथा का जो लॉर्ड है वह शुक्र है, और शुक्र जी हमारा 10वें भाव में बैठ गया। अब यहाँ पे शुक्र की पोजीशन को चेक करना है, क्या शुक्र स्ट्रांग है या वीक। और उसमें हमें क्या चेक करना है, देखिए हमें उस पर मेलिफिक और बेनिफिक जो एस्पेक्ट हैं अदर प्लैनेट्स के उसको हमें चेक कर लेना है। मुंथा पर ताजिक का कनेक्शन क्या बन रहा है ये भी हमें चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया जी मुंथा लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो ऐसे में इस साल का मेजर फोकस क्या होगा जी? आपका कैरियर का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है। 10th हाउस आपके नेम और फेम के बारे में भी बताता है। तो 9वीं का दूसरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज के बारे में हमें इससे पता लगता है। हो सकता है अगर मुंथा आपका 2nd में आए तो अब यहाँ पे कौन सा एरिया ट्रिगर हो रहा है जी? यहाँ पे आपका परिवार का, आपके धन का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का, आपके स्वाद का, ये एरिया जो है वह ट्रिगर हो रहा है। और इसी तरीके से मुंथा यदि आपका 7th में बैठ गया तो कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है जी? रिलेशनशिप का हो रहा है, आपकी पार्टनरशिप का हो रहा है, आपकी पब्लिक डीलिंग का हो रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया यानी 7th हाउस जो है वो आपके क्लाइंट कस्टमर के बारे में भी आपको बताता है। देखिए आपने ध्यान क्या रखना है, हमने मुंथा देख लिया जी, लेकिन मुंथा जिस भाव में बैठा है तो वही हाउस जो है एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आपको ओवरऑल कुंडली को एनालाइज करना होता है। एक हाउस को अकेले देखकर पूरा विवरण दे देना यानी पूरी इंटरप्रिटेशन कर देना यह सही ज्योतिषीय ज्ञान नहीं है, यानी कि आप जो है इंटरप्रिटेशन करने में कहीं चूक रहे हैं। अब बात आती है जी वारशेष। वारशेष क्या हुआ जी? वारशेष को जनरली लॉर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है। देखिए ईयर की शुरुआत जिस प्लैनेट से हो रही है उसे वारशेष कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट है। बहुत से ज्योतिष जो हैं वह वर्ष से जो प्लैनेट आ रहा है उसको वारशेष लेते हैं, और कई जो हैं वह ईयर के वारशेष को लेना पसंद करते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है जी, एस्ट्रोलॉजर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उनको किससे एक्यूरेसी आती है, तो यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। आपने वारशेष देख लिया, मान लीजिए वारशेष जो है वह मार्स है, मंगल से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे जो मंगल का ट्रेट है वह आ जाएगा। मंगल के ट्रेट्स क्या हैं जी? देखिए एक्शन को बताता है, कंपटीशन को बताता है, करेज को बता रहा है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी, भूमि के बारे में बताता है, कॉन्फ्लिक्ट और इनिशिएटिव लेना, यह मंगल के जो हैं वह ट्रेट्स में देखा जाता है, ठीक है जी। और मान लीजिए वारशेष अगर मरकरी है ना, बुध है, तो ऐसे में क्या कम्युनिकेशन का एरिया जो है वो ट्रिगर होगा, बिजनेस हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया। बुध जो है वह आपकी लर्निंग के लिए देखा जाता है, अकाउंट्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, यह सारी चीज़ें बुध से देखी जाती हैं।
और यदि वार्षेश आपका जुपिटर हो गया, तो जुपिटर जैसे मैं बताती हूँ एक्सपेंशन को बताता है, तो ग्रोथ के बारे में बताएगा, आपकी टीचिंग के बारे में आपको बताएगा, आपकी विजडम के बारे में बताएगा, आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को, यानी स्त्री की कुंडली में पुरुष को यहाँ से देखा जाता है, आपके फाइनेंस के बारे में जो जुपिटर है वह बताता है। और वार्षिक यदि शनि हो गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, डिले के बारे में, सर्विस कोई आप देते हैं या सर्विस लेते हैं उसके बारे में, लॉन्ग टर्म वर्क के बारे में सैटर्न से पता लगता है। और यदि वार्षिक वीनस हो गया है, शुक्र हो गया है, तो ये आपके रिलेशनशिप को बता रहा है, आपके लग्जरी कंफर्ट को बता रहा है, क्रिएटिविटी के बारे में हमें वीनस से पता लगता है, बिजनेस के बारे में पता लगता है, जो भी मटेरियल इंजॉयमेंट है उसके बारे में हमें शुक्र से पता लगता है। बात आ जाती है जी ताजिक योगा की। अब ये ताजिक योगा क्या होता है? देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ताजिक योगा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये हमने पार्ट 1 तैयार किया है, इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ताजिक कुंडली को और अच्छे से देख पाएँ। धन्यवाद।